अधिगम की विशेषताएं, या आप इसका नेचर भी बोल सकते हो, इसे प्रकृति लिख दो, सही। अब मुझे बता दो, अधिगम में एक कमरे में सीखा जा सकता है क्या? पहले तो ये बताओ, पहली विशेषता वही लिखूंगा, बताओ। अधिगम एक कमरे में सीख सकते हैं, एक घर में सीख सकते हैं, एक स्कूल में सीख सकते हैं, उनसे बाहर नहीं सीख सकते। तो पहली लाइन लिखनी है, अधिगम सार्वभौमिक होता है। अधिगम है सार्वभौमिक होता है, यानी अधिगम कोई भी कहीं भी सीख सकता है। सही बात है। आप रास्ते में जा रहे हो, ठीक है, मैं तो लगभग कभी भी बस से सफर करता हूँ या रेलगाड़ी, तो मैं खिड़की की साइड ही बैठता हूँ, ताकि मुझे क्या करना पड़े, अधिगम करना पड़े। आप कभी भी देखना, आप लोग जब बैठते हो ना, पहले तो चलो लोग देखा करते थे, आजकल तो मोबाइल चला लेते हैं बस में बैठते, कानों में ईयरफोन चल। आप सीखते कहाँ हो? साइड में बैठो, फिर बाहर जो लिखे होते हैं ना अक्सर, वहां देखा करो। हिंदी वाले तो खास तौर से ध्यान रखा करो, उनका जो वोकैब होता है, शब्दावली होती है, वो बड़ी मजबूत हो जाती है। जैसे आप बोल देखोगे, एड देखोगे तो उसको पढ़ोगे जल्दी जल्दी, ऐसे पढ़ने की क्षमता आएगी, एक दो शब्द देखने को मिलेंगे। हो सकता है वो आपको नकारात्मकता भी सिखा दे, क्योंकि अधिगम सार्वभौमिक होता है, वो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों होता है। लिखा होता है यहाँ हर प्रकार की दवाइयाँ मिलती हैं, ऐसे मिलता है ना, लिखा होता है हर प्रकार की दवाइयाँ मिलती हैं ऐसे। तो ये दवाई शब्द क्या है? गलत है, क्योंकि जो टाइपिस्ट बैठा है वो कोई बीएड करके थोड़ी बैठा है, 10वीं 12वीं वाला है। तो ये दवाइयाँ कैसे लिखा होता है, सही कैसे होता है, ऐसे होता है, तो सही माना जाता है। एक उज्जवल शब्द लगभग गलत लिखा होता है, ऐसे। ये अगर आप बाहर देखोगे ना, तो आपको ऐसे ही दिखेगा। ये एक त्योहार शब्द आपको इस तरह दिखेगा बोल्ड, ये भी गलत होता है, ये गलत होता है। तो यानी आपको अधिगम सार्वभौमिक होता है, आप कहीं से भी सीख सकते हैं, परंतु हम ऐसा सीखते नहीं। आप रास्ते से जा रहे हो और एक के बड़े जूत पड़ रहे हैं, लड़के को जनता आ रही है, दो मार के चली जा रही है। आपने पूछा भाई साहब क्या बात हुई? उसने आपको बताया कि भाई साहब ये लड़की छेड़ रहा था। तेरी बहन थी ना? यार थी ना? तो भाई साहब हाथ अड़के कर लिए, क्या है? अब आपने सीखा, आपने वहां से सीखा है, ऐसा नहीं कि आपने मजे लिए हैं, आपने सीखा है कि भाई साहब अगर लड़की छेड़ते हैं तो इस प्रकार प्रत्येक जनता अपना योगदान देके जाती है, कि वो इससे संबंधित हो नहीं ना हो। अब उस आदमी को कितने पांति आए होंगे जो वहां पे काम कर रहा था, हर एक जनता एक एक लगा के जा रही है, तो उसके 100 पांति आ गए। लड़की इतना मारती नहीं उसको, दो मार देती, चार मार देती, इससे ज्यादा तो नहीं मारती। परंतु अधिगम क्या हुआ, आपने सीख लिया कि भविष्य में ये काम है, अपन नहीं करेंगे भाई कभी भी। जूत हर कंपनी के मिलते हैं, टाटा के, एमआरएफ के, जो भी है ना, कैंपस के, रिबोक के, एडिडास के, रिलैक्सो की चप्पल तक मिलती हैं। तो फिर आपने अधिगम क्या हुआ, सार्वभौमिक हो, ठीक है। दूसरा आगे लिखेंगे, अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, चलने वाली प्रक्रिया है। सही बात है। अधिगम कभी रुकता है क्या? नहीं रुकता ना। तुम लोगों की सीखने की एज अब है, मान लो पहले आपने बहुत ज्यादा सीखने की आयु थी आप में, जब आप शेषवावस्था में थे, सबसे ज्यादा आपने सीखा किस अवस्था में? शेषवावस्था में। आपने बोलना, चलना, फिरना, दौड़ना, खाना पीना, है ना, पेशाब करना, सब चीजें सीखी आपने। सबसे ज्यादा सीखने का काल कौन सा है? शेषवावस्था, ठीक है। अब आप, ये कह रहा है कि पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, आप बुढ़े हो जाओगे, 60 साल के हो जाओगे, क्या आप सीख पाओगे? सीखते हैं कि नहीं बताओ पहले? सीखते हैं कैसे? अभी का उदाहरण ले लो, लेटेस्ट। आज की जनरेशन टच मोबाइल चलाती है, और पिछली सरकार ने एक योजना चलाई, मोबाइल बांटे, किनको? बुजुर्गों को। कौन से दिए?
टच दिए। जो कभी स्कूल नहीं गई हुई वो आज टच मोबाइल चला रही है, क्या अधिगम नहीं हुआ? सीखा ना उसने। आज चलाती कैसे है, मैंने खुद देखा है ये। ठीक है, यूट्यूब सीधा चलाती है ऐसे। क्या, राधा जी के भजन, लिखना नहीं आता उन्हें तो राधा जी के भजन शुरू हो जाते हैं। राय सर की साइकोलॉजी तो नहीं पढ़ती वो, फिर भी आ जाता है ऐसे बोलने से। तो यानी इस तरह से अधिगम किया। आज आपकी जनरेशन है, आपको डेरिया काटना आता है क्या? डेरिया चलाना आता है? अब आप जानते नहीं डेरिया क्या होता है। राजस्थानी भाषा का शब्द है जो बुढ़ापे में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। बुजुर्गों का टाइम पास उसी से होता है। आपको नहीं आता ना अब, परंतु जब आप बुजुर्ग हो जाओगे तब आप ये सीखोगे। सूत खाता जाता है जिससे, इस तरह से ऐसे कर करके बंट लगा लगा के, है ना। अब नहीं आता ना, आएगा, आएगा, समय आएगा। उस टाइम आपको ये भी आएगा, क्योंकि आपके पास मनोरंजन का साधन नहीं होगा। आप बेले बैठे क्या करोगे? घर के जो पुराने कपड़े होते हैं ना, उसकी कतरन काट काट के उससे चारपाई वगैरह बनाते हैं। तो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है कि नहीं है? आदमी कभी भी सीख सकता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें। खुदा न खास्ता आप एक एक बेटा हो आपके, और बेटा ऐसा निकल जाए जैसे आप हो, तो अब आपको रोटी नहीं बनानी आती, परंतु जब बुढ़ापे में वो आपको लात मार के बाहर निकाल देगा तो आपको रोटी भी आएगी। आपको मांगना नहीं आता, भगवान न करे आपको मांगना पड़े। मैं कहता हूं कि आप इतने सक्षम हो कि आप जो मांग रहे हैं उनको भोजन दो। परंतु भविष्य में अगर आपको ये काम नहीं आता, वो करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। आप कभी बाहर नहीं सोए, मच्छरों में आपको सोना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो ये सब क्या है? अधिगम एक शाश्वत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, नंबर 3, अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है। एक जटिल प्रक्रिया है, बहुत कठिन है भाई, सीखना बहुत ही कठिन है। ठीक है, आगे लिखेंगे ना। अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम अनुभवों का संगठन है जो वर्तुलाकार होता है। सही बात है क्या? ये वर्तुलाकार कैसे होता है ये बता दो। जैसे अभी देखो तो सिखा रहा हूं आपको, देखो तो सही। ये छोटा सा बच्चा था, ऐसी चारपाई पे सोया रहता था। इसने सबसे पहले क्या सीखा? ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है, ये खड़ा भी होने लग गया, चलने लग गया। फिर ये ऐसे हो गया, ठीक है, और जवान हुआ। फिर ये और जवान हो गया, ये ऐसे बाल बूल रखने लग गया। अब ये जो क्रिया थी ना चूसने वाली, ये इस अवस्था में चली, इसमें चली, परंतु यहां तक आने के बाद यहां भूल गया। भूल गया ना। अब आप क्या चीज चूसते हो? उठा चूसते हो? कई लड़कियां चूसती हैं, है ना। आप भी चूसते होंगे? नहीं। निगलना भूल जाता है आदमी धीरे धीरे, परंतु एक समय वापिस आता है ऐसे। फिर यहां से किस अवस्था में आया? बूढ़ा हो गया, बाल सफेद हो गए। फिर आदमी दोबारा क्या करता है? चूसना स्टार्ट करता है, क्योंकि मुख में क्या नहीं रहते? दांत। तो बताओ ये वर्त की तरह चलता है कि नहीं चलता है ऐसे? इसीलिए इसको क्या बोल दिया है, याद रह जाएगा इतना तो। भविष्य में ये मत कर देना कि हमें करवाए नहीं, और अब मैं प्रश्न पूछा करूंगा डेली आएगा। ठीक है, और उसके बाद में लिखे अधिगम। अधिगम में हमेशा अनुभव शामिल होता है। ये बात यहां से लिख तो दी, परंतु फिर समझा रहे हैं। अधिगम में हमेशा अनुभव शामिल होता है।
लिख लिया ना। अब ये नेक्स्ट है, देखो अधिगम व्यक्तिगत व सामूहिक होता है। सही बात है क्या? आप पर्सनली भी सीख सकते हैं और ग्रुप में भी सीख सकते हैं। कई बच्चों को देख लो, वो ग्रुप में जल्दी सीखते हैं। कई ऐसे होते हैं जो ग्रुप में नहीं सीख पाते, पर्सनली जल्दी सीखते हैं। इसलिए पर्सनल बैच चलते हैं ना अकेडमियों में, भी 5-7 बच्चों को पढ़ाते हैं। एक होता है 700-800 बच्चे बैठते हैं, सबकी अलग अलग मानसिक योग्यता है, उसी के हिसाब से अधिगम वो सीखते हैं। तो व्यक्तिगत और सामूहिक। फिर नेक्स्ट लिखेंगे अधिगम सकारात्मक और अधिगम सकारात्मक व नकारात्मक होता है। यानी कोई काम अच्छे के लिए सीखा जाता है जिससे समस्या का लो, कोई नकारात्मकता। मैंने बताया था ताला तोड़ने वाला उदाहरण, ठीक है। कोई भी काम सीखा जाता है, अधिगम जो होता है वो हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है। अधिगम हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है। क्या होता है? उद्देश्य। कोई ना कोई उसका उद्देश्य होगा। जो काम आप सीख रहे हो उसका कोई ना कोई आप रोटी बनाना सीख रहे हो तो भी उसका उद्देश्य है। आप कपड़े धोना सीख रहे हो तो भी उसका उद्देश्य है। यानी आप यहाँ पढ़ रहे हो, इसका भी उद्देश्य है। आप सुबह सुबह पैदल घूम रहे हो, उसका भी उद्देश्य है कि नहीं है? आप योग कर रहे हो, उसका भी। तो हर कार्य, हर सीखने का क्या होता है? कोई ना कोई उद्देश्य होता है। बिल्कुल होता है बेटा। आगे चलो। अधिगम समायोजन की प्रक्रिया है, ये भी लिख लीजिएगा। अधिगम समायोजन की प्रक्रिया है। आदमी समायोजन करता है तभी तो सीखता है। लिख लिया? आगे लिखें अधिगम अधिगम विवेकपूर्ण। अधिगम विवेकपूर्ण व सक्रिय व सक्रिय प्रक्रिया है। सही बात है क्या? अधिगम को आप चाहो कि हम तो 5 दिनों में अधिगम कर लें, सही है। धीरे धीरे। विवेकपूर्ण का अर्थ क्या होता है? शालीनता से। आप मेरे को कह दो, ओ गुरुजी पढ़ा फटाफट, ये विवेक है क्या आपका? नहीं है। आप कहें गुरुजी आप अपने हिसाब से पढ़ाओ, तो वो चीज आपको जल्दी समझ में आती है। और आप मेरे पे रोब चलाओगे तो फिर मैं भी जल्दी जल्दी करा के चल भाई फारिक। तो ये विवेकपूर्ण प्रक्रिया है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और लगातार चलने वाली प्रक्रिया, ठीक है। अधिगम एक प्रक्रिया है, न कि परिणाम है। ये भी प्रश्न पूछ लिया गया, देख लीजिएगा। अधिगम एक प्रक्रिया है, अधिगम एक प्रक्रिया है, न कि परिणाम। ठीक है। फिर लिखें अधिगम समस्या समाधान और आवश्यकताओं। अधिगम समस्या समाधान समाधान व आवश्यकताओं की पूर्ति की प्रक्रिया है। फिर लिखेंगे अधिगम अधिगम वातावरण वह खोज की उपज है। रिसर्च जो होते हैं वो सारे अधिगम के अंतर्गत ही होते हैं। नए नए जो कार्य होते हैं उपज है। क्या? अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक लिखवा दिए थे क्या? देखो कि मैं भूल ना जाऊं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक नहीं लिखवाए? कारक लिखे थे ना अपन ने। भाषा को
सॉरी, हाँ ठीक है। तो लिखें अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। हाथ दुखने लग गया। करने वाले कारक। अब तुम ही बता दो, मैं तुम्हें करा के गया हूं। अधिगम को सबसे ज्यादा जो चीज प्रभावित करेगी वो कौन सी है? क्या कर, अरे थोरनडाइक का देख लो, थोरनडाइक का। अरे अब भी पीछे लिखवा के गया हूं, सोपानों में। अधिगम के सोपान करवाए हैं क्या? देखो तुम, क्या नहीं करवाए? तो कौन करेगा सबसे ज्यादा प्रभावित है? अभिप्रेरणा करेगी, अभिप्रेरक करेगा। लिखो, नंबर 1 लगा के लिखो। हम्म। क्या तुम लोगों को याद रहता है? लिखे स्किनर ने अभिप्रेरणा को अधिगम का सर्व उत्कृष्ट राजमार्ग कहा है? यहाँ के बोल्ड के क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है? कहा है। देखो, इस डेफिनेशन को भी याद कर लेना। क्या कह रहा है स्किनर ने? किसको कहा है? अभिप्रेरणा को। क्या कहा है? अधिगम का सबसे उत्कृष्ट राजमार्ग। यहां तो यही तो है, ऐसे तो याद करना है। राजमार्ग कैसे होते हैं? खड्डे होते हैं क्या राजमार्ग में? तो सबसे टॉप होता है राजमार्ग, पेट का पानी नहीं हिलता, वही राजमार्ग है। कैसे याद करो? कैसे? इसमें देखो क्या है, किन कैसे किसके जैसी होती है? एनएच जैसी होती है। राष्ट्रीय राजमार्ग, यहाँ से पानी चलता है, कोई रुकता है क्या? यहाँ के नीचे टपकता है। तो राजमार्ग की तरह है, सबसे बेस्ट है, याद कर। बाकी तो आपकी इच्छा है कैसे याद करते हो, पर मैंने बता दिया। 2 नंबर, कई यहाँ ना करिए गुरुजी मार तो फुण सी ऑडियो तो रुक जाए जीट है, वो अलग बात है, परंतु सामान्यता नहीं होती। ठीक है। उचित वातावरण, उचित वातावरण, अब आएगा वातावरण। क्या? उचित वातावरण। और वातावरण में कौन कौन आता है? परिवार आएगा, समाज आएगा, विद्यालय आएगा, आपकी मित्र मंडली आएगी, खेल का मैदान आएगा। ये सब क्या करते हैं? आपके अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है। नंबर 3, रुचि। आपको उस चीज में इंटरेस्ट कितना का है? अगर आपको पूछे तो इसके बाद में लिख लेना अभिप्रेरणा के बाद सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक, सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक। नंबर 4, बुद्धि। ये भी कम बुद्धि का बालक देरी से सीखता है, तीव्र बुद्धि का बालक है जल्दी सीख जाता है। जैसे आपकी तीव्र बुद्धि है तो आप जल्दी सीख जाओगे, मेरे जैसा टफ जो बालक होता है वो लेट सीखता है। क्या? थकान, ये भी प्रभावित करती है। आपको लंबे समय तक बैठाए रखें तो लास्ट पीरियड तो बिल्कुल बोरिंग होता है ना। इसीलिए स्कूलों के अंदर क्या किया जाता है बताओ? हमेशा ही ध्यान रखना, 2 पीरियड के बाद 5 मिनट का ब्रेक दिया जाता है, आजकल नया नियम आया है। फिर हाफ टाइम होता है 20-25 मिनट का, फिर 2 पीरियडों के बाद नियम, और उनके सब्जेक्ट और निर्धारित हैं। कैसे बताओ? सबसे पहला पीरियड किसका आएगा?
किसी भी भाषा का आएगा, कोई भी भाषा हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, सबसे पहला पीरियड उसी का आता है। क्योंकि आप लोग मानते होंगे कि मैथ हार्ड है, साइंस हार्ड है, परंतु नहीं। शिक्षा की जो पद्धति है उसमें जो भाषाएं हैं वो सबसे कठिन मानी गई हैं। सबसे कठिन है भाषा, इंग्लिश है तो कठिन है, संस्कृत है। इसीलिए आधी छुट्टी के बाद जो 5वां पीरियड आता है वो भी किसी ना किसी भाषा का ही होता है। ठीक है, पहला भी किसी भाषा का। यानी जब आपको उबाऊ लगे कि बच्चों को आलस चढ़ गया, तब कौन सा, तब आपको दिया जाता है एक्टिविटीज वाला। जैसे चौथे पीरियड की बात करें तो मैथ का आता था, साइंस का आता है, और सबसे अंतिम जो आया करता था उसमें या तो हमसे पेपर लिया जाता था, और जब हम छोटे हुआ करते थे तो वो जोर जोर से बोलने वाला आता था, सॉरी क्लास को ऐसे बोलते थे, होता था ना, ताकि आपको नींद ना आए, आलस ना आए, थकान ना आए। तो ये सब पीरियड क्या होते हैं, निर्धारित होते हैं, कालांश जिसे बोला जाता है। ठीक है, तो मैंने तो पढ़ा नहीं, बाकी आप पढ़े वो समय। समय, अधिगम का जो समय मैंने आपको बताया था, पढ़ने का तरीका कि आप तैयारी कर रहे हो तो किस प्रकार पढ़ना है। आपको भी स्कूल के अनुसार ही पढ़ना है। आपको 50 मिनट पढ़ना है एक सब्जेक्ट पे, बताया था ना। फिर उसके बाद में 5 मिनट का क्या लेना है, ब्रेक लेना है। जितना पानी पी सकते हो, गुटका 2 गुटके, उतना पानी पियो, माइंड को फ्रेश करो, छींक लगाओ, शरीर को अंगाड़ी वगैरह जितनी देनी होती, फिर जाके पढ़ो। हम क्या होते हैं, सीटिंग मारते हैं 4-4 घंटे की लंबी। तो अधिगम कहता है ऐसा नहीं हो सकता, आपको अपने माइंड को क्या देना पड़ेगा, रेस्ट देना पड़ेगा। अरे 50 मिनट चल गया, गर्म हो गया ना माइंड। आपने देखा होगा मोटर को चलाते हैं, मोटर गर्म होती है ना, वैसे आपका माइंड भी तो गर्म होता है। ये मोटर ही तो है एक तरह की, कितनी कैपेसिटी होगी उसकी। इसीलिए प्रत्येक 50 मिनट के बाद आप किताब को छोड़ दें और 5 मिनट का ब्रेक लें, पेशाब, चाय वगैरह जो भी पीनी है आपने, ठीक है, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, ये जो करना है वो करो काम। परंतु हमारा तो सिस्टम ही उल्टा है गुरु जी, हम तो पड़ाथी मार के बैठ गए तो बैठ गए, फिर तो नींद आती है तब भी किताब अपने आप ही छूट जाती है जी, है ना, यहाँ पड़ जाती है, ये है वो। 7 नंबर, आदतें अधिगम को प्रभावित करती हैं। आगे बात है आदतों पे, कैसे आदतें अधिगम को, कई लोगों की आदत क्या होती है, जैसे 11 बज गए, 11 बजती चाय चाहिए, चाय के बिना पढ़ा नहीं जाता। उन्हें चाय न मिले वो पढ़ते तो रहेंगे परंतु उनके याद है नहीं होगा। अब मेरी हैबिट अलग है, आपकी अलग होगी। मुझे जब तक मेरे हाथ में पेंसिल नहीं होती तब तक मेरे याद ही नहीं होते। हाथ में चाहिए मैं लिखूं ना पेंसिल से, कच्ची पेंसिल जो आती है ना, वो हाथ में ना हो तो मेरे याद नहीं होते। उसी प्रकार कई बालक बालिकाओं के, जब तक उनके पास पेन ना हो, और वो कौन सा, जिसके पीछे ढक होता है, ये रहा भाई के पास है, और वो फिर इसका ऐसे करते हैं, तो पीछे से ऐसा बना देते हैं फूल सा, उनके याद ही नहीं होता जब तक वो ना हो। कई इस तरह से पढ़ते हैं, पढ़ते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं, उनके ऐसे, ये सब क्या है, हैबिट है। ये अधिगम को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो कुछ भी हो सकती है आदत, कुछ भी हो सकती है। हो सकता है आप अपनी जुल्फों से खेलते हो पढ़ते समय से, ठीक है, ये कर लिया खराब। फिर लिखे पुरस्कार और निंदा, पुरस्कार और निंदा, ये भी आपके अधिगम को क्या करेगी, प्रभावित करेगी। पुरस्कार और निंदा भी आपके अधिगम को क्या करेगी, प्रभावित। कैसे, मैं आपको शाबाशी दूं, आपने प्रश्न का उत्तर दिया, मोटिवेट किया, वाह बहुत गजब, आप में पुनर्बलन आएगा कि नहीं आएगा, वो पुरस्कार ही है। पुरस्कार आप वाह कह के भी दे सकते हैं, शाबाश कह के भी दे सकते हैं, हो सकता है मैं पेन दे दूं आपको, तो वो आपको मोटिवेट का काम करेगा। और मैं कह ना रे तुम्हें तो याद ही नहीं होता, निंदा कर दूं तुम्हारी, तो आपको डिमोटिवेट कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा। इसीलिए हमेशा पुरस्कार और निंदा जो होती है वो अधिगम की मात्रा को घटाते बढ़ाते रहते हैं। अब एक को मिल गया ना पुरस्कार तो दूसरे पे इसका असर पड़ता है, वो कहेगा अगली बार मुझे लेना है। परंतु कई बालक उसे नकारात्मकता में ले जाते हैं, क्या यार इसको मिल गया मेरे को नहीं मिला,
अपने तो जिंदगी में नहीं मिलना, फिर वो पढ़ना छोड़ देता है। होता है ना ऐसा? कभी भी ऐसा नहीं करना। आप ये सोचें कि इसको ये मिला, मुझे इससे डबल चाहिए, ये अपने में आता ही नहीं, बहुत मुश्किल से आता है ये भाव। तो पहले नकारात्मकता जल्दी आती है। ओके, फिर उसके बाद में लिखें 9 नंबर, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, ये भी मैंने आपको बता दिया है। वैसे तो ये आपके अधिगम को प्रभावित करता है। करता है क्या? शारीरिक, आपका पेट दर्द हो रहा है, आपका सर दर्द हो रहा है तो पढ़ लोगे, प्रभावित होगा। माइंड में टेंशन चल रही है, रूम वाले ने किराए का कह दिया, किराया देना है, ठीक है, घर वाले अगर मैं नौकरी नहीं लगी तो अब की बार शादी कर देंगे, ट्रैक्टर ला देंगे, अब की बार खेती करवाएं, ये भी क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं आपके अधिगम। करते हैं कि नहीं करते? मैं कहीं झूठ ना बोलता हूँ, बता देना मेरे को, ठीक है। फिर अपन बात करें 10 नंबर की, पाठ्यक्रम का चयन। ये बात मैंने आपको इस पे बहुत बड़ा ज्ञान दिया था एक दिन है, पर किसी ने इस चीज को फॉलो नहीं किया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे आप पर पूरा विश्वास है। पाठ्यक्रम का चयन ये भी बड़ा प्रभावित करता है, किसको? अधिगम को। मैंने कहा था किताब लेते समय क्या देखें, बताया था ना, वही तो है पाठ्यक्रम का चयन। आपके चयन करने का तरीका है। कई किताबें ऐसी होती हैं जिनको पढ़ने का बड़ा दिल करता है, होता है क्या? कई किताबों में बिल्कुल छोटा छोटा बारीक बारीक लिखा होता है, पढ़ने का दिल ही नहीं करता। कई किताबों में बड़े सुंदर तरीके से लिखा होता है, व्यवस्थित तरीके से लिखा होता है, तो दिल करता है एक चैप्टर और पढ़ ले। तो पाठ्यक्रम का जो चयन करते हैं वो अधिगम की गति को तीव्र मंद कर सकता है, उससे अधिगम क्या होगा? प्रभावित होगा। फिर नंबर 11, शिक्षण विधियां, क्या ये प्रभावित करती हैं? आपके पढ़ाने का मेथड क्या है? आपके पढ़ाने का मेथड क्या है? ये आपके अधिगम को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। करता है। जैसे साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं अपन, दूर क्यों जाए। अब साइकोलॉजी मुझे पता नहीं मैं कैसी करवा रहा हूं, आपने कभी कमेंट करके भी नहीं बताया, आपने भी नहीं बताया ना। हाँ, समझ में आ रही है? अगर मैं हकीकत में साइकोलॉजी की भाषा में आपको पढ़ाऊं ना, तो आप दूसरे दिन इतने नहीं आओगे। हकीकत है ये, क्योंकि इसकी भाषा शैली क्या है? थोड़ी कठिन है। मैं तो इजी वे में पढ़ा रहा हूं। अगर मुझे यह लगे कि मुझे साइकोलॉजी की ही भाषा में पढ़ाएं, तो आपको शब्द ही समझ में नहीं आए। तो शिक्षण विधियां काम में ली जाती हैं कि आधे घंटे के बाद इनको फ्रेश किया जाए, क्योंकि साइकोलॉजी मानसिकता का टॉपिक है, बुद्धि का टॉपिक है, समझना पड़ता है, रटना नहीं पड़ता, क्योंकि रटा जाता भी नहीं। इसलिए इसको समझना ही कामयाब है, और जब तक समझोगे नहीं तब तक प्रश्न सही नहीं होंगे। आपके कहीं बहम हो, वो बहम निकाल देना। आप ये सोचोगे हम तो रट के पेपर दे देंगे, पास हो जाएंगे, मेरे से लिखवा लेना, ताज जिंदगी नहीं होगे। क्योंकि ये कहता है अनुभव, एक्सपीरियंस, उन चीजों का प्रैक्टिकल। क्योंकि प्रश्न कैसे आएंगे? अप्लाइड आएंगे, न कि थ्योरी के आएंगे। ऐसे नहीं पूछेगा कि ए में कौन सा किस प्रकार का सवर है, ये तो अप्लाइड क्वेश्चन थोड़ी है, ये थ्योरी के प्रश्न है। और कोई भी सब्जेक्ट ले लो तुम, सारे क्या है? थ्योरी बेस्ड है। परंतु ये जो सब्जेक्ट है इसमें क्या है? अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको सोचना पड़ता है, यहाँ से आपका पूर्व अनुभव काम आता है। इसीलिए कहते हैं कि जितना हम पढ़ा रहे हैं उन चीजों को आपसे जोड़ के पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको वो चीज याद हो। तभी मैं हर चीज का उदाहरण देके पढ़ाता हूँ। लिखवाने को मैं ये लिखवा देता शिक्षण विधियां, चल आगे नहीं। शिक्षण विधियां कितने प्रकार की हैं? किसी बालक को कंठस्थ करने की आदत है, रट्टा मारने की, वो भी तो एक विधि है। एक व्याख्यान विधि आती है, एक करके सीखो विधि आती है, खेल विधि आती है, मोन्टेसरी प्रणाली भी आती है, किंडरगार्टन भी आती है। ये सब क्या है? विधियां हैं। तो किस विधि से अध्यापक पढ़ा रहा है? एक अध्यापक ऐसा भी होता है, वो इस तरफ मुंह कर लेता है, उसकी पीठ ही दिखती है, और बोल्ड भर के हाँ भाई ठीक है चले, ऐसे कहता है। एक एक शब्द लिखता है, उसको समझाता है, एक्सप्लेन करता है। उस टीचर का मेथड है कि बालक किस प्रकार संतुष्ट होते हैं। हमारी भी आदत हुआ करती थी, हम भी बोल्ड भरा करते थे पहले, के बाद में पढ़ाया करते थे।
और आजकल का जो पैटर्न है वो आपने देखा होगा, पीडीएफ का है? क्या मेरे पास पीडीएफ नहीं है? 2009 से पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास सब चीजें हैं ना, पीडीएफ भी है मेरे पास, स्क्रीनशॉट भी है, टाइप की हुई बुक भी है, नोट्स भी है, मैं लगा के पढ़ा सकता हूँ। परंतु ये सब्जेक्ट नहीं है इसे पढ़ाने वाला। इसे जितना व्यवहारिक पढ़ोगे ना उतना ही कामयाब होगे, उतने प्रश्न सही होंगे। मैंने आज तक पीडीएफ लगा के नहीं पढ़ाया, आप देख लेना, कभी नहीं पढ़ाया, क्योंकि साइकोलॉजी है ही ऐसा सब्जेक्ट। और कई विद्वान जो मेरे साथी गण वो पीडीएफ लगा के पढ़ाते हैं, क्या जोर आता है भाई, पढ़ा लो, हाँ दिक्कत है। तो इसमें लिखेंगे शिक्षण विधियां 12 नंबर, शिक्षक की भूमिका, कि शिक्षक आपको किस प्रकार से पढ़ा रहा है, ये आपका अधिगम को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। शिक्षक की भूमिका, ठीक है। फिर आएगा अधिगम के पठार, इसमें भी पत्थर आते हैं क्या? अधिगम के पठार ये भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अधिगम के पठार कौन से होते हैं क्या पठार अधिगम में? कितने का है? 4 है, नतोद्रैर, उतोद्रैर, सामान्यर, सरल रेखीयर, ऐसे है ना, एस साकार वाले। वो करवाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, वैसे बताया है कि अधिगम में पठार आते हैं, यानी रुकावटें आती हैं, ठीक है। और सबसे आगे लास्ट में लिखेंगे परिपक्वता, और ये मैं पूर्व में आपको समझा चुका हूं ना बेटा, का नहीं समझाई है? नहीं समझाई है ना, नहीं समझाई ना बेटा, समझा दी पक्का? कहाँ समझाई थी, किस टॉपिक के बाद समझाई थी, कौन से टॉपिक में समझाई बताओ? बाल विकास के किस टॉपिक के बाद में लिखा है ये? अगर याद है तो बता दोगे। अरे विकास क्या है इसके बाद में लिखा था, अधिगम क्या है, अभिवृत्ति क्या है, उसके बाद में मैंने लिखाया था विकास क्या है, और विकास में लास्ट में आई थी परिपक्वता, और वहां मैंने लिखवाया है, उसके नीचे डायग्राम बनाए हैं अभिवृद्धि और विकास की सारणी के रूप में। आप क्या याद है तुम लोगों के? अभिवृद्धि होती, ये परिपक्वता क्या होती है, ये कुछ समय के बाद पूर्ण हो जाती है, जैसे 20-25 साल की एज में परिपक्वता आ जाती है बालक में, ठीक है। और ये एक शारीरिक प्रक्रिया है, ये एक है शारीरिक प्रक्रिया है। ये मैं लिखवा तो नहीं रहा पर याद रखना इस चीज को, ये 20-25 वर्ष में क्या हो जाती है, पूर्ण। कौन है? यह एक शारीरिक प्रक्रिया है, शरीर अपने आप मैच्योर होता है। अध्यापक का जोर चलता है क्या? मैं तो कह दूं मैं तो बच्चा बन, मैं तो बच्चा ही रहना चाहता हूं, क्या रह जाऊंगा? तो ये तो अपने आप ऑटोमेटिक चलेगी। तो क्या ये अधिगम सॉरी अभिप्रेरणा से प्रभावित होगी परिपक्वता? बेटा बेटा क्या परिपक्वता अभिप्रेरणा से प्रभावित होगी? नहीं होगी, ये तो नेचुरल है, अपने आप होगी। तो कहाँ अधिगम में यहाँ अभिप्रेरणा की आवश्यकता पड़ेगी? यानी मान लो आप मोटिवेट हो गए कि अब मैं इतना बड़ा हो गया, 20-25 साल का, 25 साल का, अब मुझे तो बुढ़ा होना है, मोटिवेट हो जाओ। हो जाओगे क्या? आ जाएगी मेच्योरिटी, परिपक्वता आ जाएगी आप में, आपके चाहने से होती है क्या ये? तो बताओ वहां अभिप्रेरणा का प्रभाव पड़ा कि नहीं? मैं आज चाहता हूं, मैं खुद चाहता हूं, आप भी चाहते हैं कि मैं वापिस मेरी शेष अवस्था में चला जाऊं। सबसे ज्यादा नजारे उस अवस्था में थे, ना खाने की टेंशन, ना पढ़ने की टेंशन, कोई भी टेंशन नहीं। जी में आया वहां पेशाब कर दिया, जी में आया वहीं बैठ गए, वहीं खेलने लग गए, कोई रोकता टोकता नहीं था, सब गोद में उठाए घुमा करते थे। साथ वाली पड़ोसी आंटी भी आती, वही कहती मेरा गुल्लू गुल्लू कैसा है। आज कोई नहीं कहता। हम तो चाहते हैं मैं तो उस अवस्था में जाऊं वापिस। तो कभी हो सकता है क्या ऐसा? नहीं हो सकता। इसीलिए वो क्या रहती है, अभिप्रेरणा से मुक्त रहती है। ओके, चलिए अब लिखो अधिगम के सिद्धांत, स्टार्ट कर ले।